नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, चुनाव नतीजों के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। बनारस में किसानों के सम्मेलन में 50,000 किसानों से संवाद किया। इसके साथ ही किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त में 20,000 करोड़ रुपए जारी किए। पीएम मोदी का यह काशी दौरा सिर्फ किसान सम्मेलन के लिए नहीं, बल्कि लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से जीते हैं। जीत के बाद पीएम मोदी वाराणसी की जनता का शुक्रिया अदा करने पहुंचे, धन्यवाद करने के लिए पहुंचे, आभार व्यक्त करने के लिए पहुंचे। पीएम मोदी वाराणसी के मतदाताओं का धन्यवाद देने के लिए पहुंचे तो बनारस के लोगों ने भी नरेंद्र मोदी का स्वागत गर्मजोशी के साथ किया। पीएम मोदी के इस दौरे से पीएम मोदी मां गंगा की आरती से लेकर काशी विश्वनाथ के दर्शन भी किए। बनारस में पीएम मोदी के कार्यक्रम की एक एक तस्वीर आज राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाऊंगा। वो ये तस्वीरें बहुत मायने भी रखती हैं और इन तस्वीरों के मायने क्या हैं वो भी आपको समझाऊंगा। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खास है। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 लोकसभा चुनाव जैसा इस बार का नतीजा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रहा। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर लगातार मंथन और समीक्षाओं का दौर चल रहा है। विपक्ष बीजेपी की हार को अपने अपने हिसाब से बता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को जानने की लगातार कोशिश कर रही है। और मेरे सूत्र यह बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हार पर बीजेपी की शुरुआती रिपोर्ट तैयार हो गई है और यह रिपोर्ट मंडल स्तर पर तैयार की गई, जिसमें हार की वजहों को बताया गया है। इस रिपोर्ट में हार की कई वजह गिनाई गई हैं, जिसमें सबसे बड़ा है भीतरघात, ओवर कॉन्फिडेंस। ये ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी है। आखिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार की और क्या वजह रही है, यह आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद हाहाकार मचा हुआ है। बीजेपी को सबसे ज्यादा हार का मलाल अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश है। हार को लेकर उत्तर प्रदेश संगठन से अंदर अंदर उबाल हो रहे हैं, कब किसका नंबर आ जाए। अंदर ही अंदर भीतरघात और गद्दार जैसे शब्दों के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की हार की एक और वजह उत्तर प्रदेश के 2 लड़के हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव को भी बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के इन दोनों लड़कों की वजह से बीजेपी की इस बार जादुई आंकड़ा 272 पार नहीं कर पाई। अब बीजेपी को यूपी में लगातार घट रहे जनादेश को बहुत ज्यादा टेंशन हो गई। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का डर भारतीय जनता पार्टी को अभी से सता रहा है। आखिर क्या कहता उत्तर प्रदेश में बीजेपी का आंकड़ा, यह आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। लगातार तीसरी बार बनारस से सांसद चुने गए। पीएम मोदी और यहीं से संसद पहुंचकर तीसरी बार हिंदुस्तान का नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए बनारस के जनता को आभार करने के लिए
पीएम मोदी पहुंचे। पीएम मोदी ने इस दौरान किसानों को बड़ी सौगात दी। वाराणसी से पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी की। हिंदुस्तान के 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए भेज दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने के बाद सबसे पहले पीएम ने किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी की थी और जिसके बाद आज अपने संसदीय क्षेत्र में किस्त की बाकी रकम किसान भाइयों के अकाउंट में भेज दी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी की जनता का शुक्रिया कहा, आभार कहा। नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा, काशी पहुंचकर मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए सबसे पहले आपको सुनवाना चाहता हूं। इस जनादेश ने एक नया इतिहास रचा है। दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि कोई चुनी हुई सरकार लगातार तीसरी बार वापसी करे, लेकिन इस बार भारत की जनता ने ये भी करके दिखाया है। ऐसा भारत में 60 साल पहले हुआ था। तब से भारत में किसी सरकार ने इस तरह हैट्रिक नहीं लगाई थी। आपने ये सौभाग्य हमें दिया। मैं बनारस के हर मतदाता का भी लोकतंत्र के एक उत्सव को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। ये बनारस के लोगों के लिए भी गर्व की बात है। काशी के लोगों ने तो सिर्फ एमपी नहीं बल्कि तीसरी बार पीएम भी चुना है। इसलिए आप लोगों को तो डबल बधाई। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के मतदाताओं का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे तो काशी के लोगों ने भी उनका दिल खोलकर इस्तकबाल किया, स्वागत किया। पीएम मोदी ने किसानों को सौगात देने के बाद गंगा आरती में भाग लिया। गंगा आरती की यह तस्वीर आपके सामने है। इस दौरान पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ भी गंगा आरती में शामिल हुए। तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं और ये तस्वीरें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब भी काशी जाते हैं उनका विशेष लगाव है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि तीसरी बार वाराणसी से जीतकर सत्ता हासिल करने वाले नरेंद्र मोदी के लिए काशी वासियों का प्यार जरा भी कम नहीं हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए कि नरेंद्र मोदी यहां पर विशेष पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में वो विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। जब भी वो काशी जाते हैं तो पूजा अर्चना जरूर करते हैं और ये उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जब पहली बार 2014 में उन्होंने चुनाव लड़ा था तो उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने बुलाया है और ये लगातार मां गंगा का आशीर्वाद उनके पास लगातार बना हुआ है और धार्मिक जो आस्था है नरेंद्र मोदी की वो लगातार वक्त पर हमको देखने को मिलती रहती है। 1 सीट से 6 सीट पर कांग्रेस पहुंची और कांग्रेस के लिए हौसले बहुत ज्यादा हाई है। वो पीएम मोदी को चैलेंज करने के लिए नहीं चूकते। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव में उतरे थे। अजय राय उनका नाम है। पीएम मोदी इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़कर दिखाएं तो अब की बार चुनाव हराकर ही दम लूंगा, यह उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं। राहुल गांधी रायबरेली की जनता का आभार जताने पहुंचे थे। तब राहुल गांधी ने कहा था अगर प्रियंका गांधी काशी से चुनाव लड़ जाती तो 2 से 3 लाख वोटों से पीएम हार जाते। और 12 जून को रायबरेली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर कहा था। वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। इस वक्त चुनाव के बाद लगातार
एक दूसरे पर वार पलटवार अलग तरीके से हो रहे हैं। वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री, और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतकर सरकार तो बना लेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो चुनाव बहुत बुरी तरीके से हारी है, जिसकी उम्मीद नहीं थी। क्योंकि इस बार बीजेपी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा वो सबने देखा। उत्तर प्रदेश लगातार भारतीय जनता पार्टी को सीटें देता रहा, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने उनको वोट कम दिए। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव से लेकर तमाम लोगों ने बड़ी मेहनत की थी और भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त पटखनी दी थी। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार यानी इस बार बड़ा झटका लगा है, और यही वजह है कि बीजेपी इस बार खुद के दम पर पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापसी नहीं कर पाई, जिसकी चर्चा लगातार हर तरफ हो रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में करारी हार पर मंथन के बीच पीएम मोदी बनारस दौरे पर हैं। सत्ता की हैट्रिक लगाने में बीजेपी कामयाब तो जरूर हुई, लेकिन इस बार बीजेपी अपने दम पर सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। सहयोगी दलों के भरोसे बीजेपी सरकार में बनी हुई है। केंद्र में तीसरी बार सत्ता में आई बीजेपी को उत्तर प्रदेश ने इस बार बहुत ज्यादा निराश किया है, और चुनाव नतीजों के बाद यह आम हो चुका है कि अगर उत्तर प्रदेश साथ देता तो हालात कुछ बदले होते, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने साथ भारतीय जनता पार्टी का नहीं दिया। खैर, जो होना था वो हो चुका है। अब बीजेपी के लिए जरूरी यह है कि उत्तर प्रदेश में हार की वजहों को तलाशना है, जो बहुत जरूरी है। इसके लिए बीजेपी संगठन में इस बात पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। कई दौर की बैठक हो चुकी है, कई वजह सामने आई है, जिससे पता चलता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्यों आ रही, इतना बुरा हाल क्यों हुआ। बीजेपी के रणनीतिकार जो हैं वो बताते हैं कि जल्द ही पूरी रिपोर्ट तैयार करने के बाद दिल्ली आला कमान को सौंप दी जाएगी। ये जानकारी हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। उसके बाद कई बड़े फैसले उत्तर प्रदेश में लिए जा सकते हैं, जिसमें पार्टी संगठन के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में बदलाव की बात हो रही है। और मेरे सूत्र यह भी बता रहे हैं, जो हमारे पास खबर आ रही है, कि उत्तर प्रदेश में हार की शुरुआती रिपोर्ट तैयार हो गई है। और इस रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्या है जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इतनी बुरी तरीके से हराया। उत्तर प्रदेश की मंडलीय स्तर टीम ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली। इस रिपोर्ट में बीजेपी हार के पीछे 10 बड़ी वजह बताई हैं। वो वजह क्या है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो राष्ट्रीय आवाज के जरिए आपको बताना, दिखाना, समझाना चाहता हूं। जरा समझिए कि उत्तर प्रदेश में हार की वजह क्या है। पहली वजह, मोदी योगी के भरोसे रहे तमाम प्रत्याशी, और बीजेपी के ज्यादातर प्रत्याशियों को लगा कि मोदी योगी हैं तो जीत मुमकिन है। प्रत्याशियों ने अपनी तरफ से दौड़ भाग करने में बहुत कमी की है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। दूसरी वजह, सांसद के खिलाफ भारी नाराजगी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2 बार से जीतकर आए सांसदों को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता में नाराजगी थी। कई सांसद तो ऐसे थे जिनकी छवि उत्तर प्रदेश की जनता के बीच ठीक नहीं थी। तीसरी वजह हार की, उत्तर प्रदेश की सरकार की सलाह नहीं मानी गई। लोकसभा चुनाव के लिए जब यूपी में उम्मीदवारों की लिस्ट बनाई जा रही थी, उस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार ने अहम सलाह दी थी। करीब 3 दर्जन सांसदों के टिकट काटने या बदलने का सुझाव उत्तर प्रदेश ने हाईकमान को दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के सुझाव को अनदेखा कर दिया गया
ये हमारे सूत्र हमें ये जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आधे से ज्यादा सांसद चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 26 सांसदों को हार का सामना करना पड़ा। जिन 16 सीटों पर उम्मीदवार बदले, उनमें से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। और चौथी वजह, संगठन प्रत्याशियों में तालमेल की बहुत बड़ी कमी रही है। सूत्र बता रहे हैं कि रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कई सीटें संगठन और प्रत्याशियों में कोई तालमेल नहीं देखा गया। इस वजह से वोट वाली पर्चियां मतदाताओं तक कम पहुंची और प्रत्याशियों की वजह से ग्राउंड वर्कर भी ठंडे पड़ गए। पांचवी वजह, बीजेपी विधायकों का सपोर्ट नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में विधायकों के सांसदों के बीच में तालमेल की कमी थी, जिसकी वजह से हार हुई। हमारे सूत्र ये बताते हैं कि रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि विपक्ष के दावों और वादों का जवाब देने में उत्तर प्रदेश बीजेपी के नेता नाकामयाब रहे। और रिपोर्ट में जो छठी वजह सामने आ रही है, विपक्ष का संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने की बात का बीजेपी सही से जवाब उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं दे पाई। सातवीं वजह, भ्रम फैलाने में विपक्ष कामयाब रहा। पेपर लीक, अग्निवीर योजना पर विपक्ष भ्रम फैलाने में उत्तर प्रदेश में कामयाब रहा, जिसे बीजेपी ठीक से काउंटर नहीं कर सकी। और आठवीं वजह, कांग्रेस का हर महीने 8,500 देने की गारंटी का नुकसान। कांग्रेस की 8,500 रुपए महीने की गारंटी वाली स्कीम ने मतदाताओं को खासा लुभाया है, जबकि बीजेपी इस स्कीम के काउंटर में कोई सटीक गणित उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं समझा सकी। और नौवीं वजह, संघ बीजेपी कार्यकर्ताओं में संवाद नहीं दिखा। जब भी चुनाव होता है, खासकर उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि संघ और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे का काफी ज्यादा मदद करते हैं और दोनों लगातार संवाद का सिलसिला बनाकर रखते हैं। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हमारे सूत्र भी दावा कर रहे हैं। और 10वीं बड़ी वजह, बीजेपी का प्रचार भी जमीनी स्तर पर वोटर से जुड़ाव की वजह से मशीनी स्तर पर दिखा। गली नुक्कड़ में घूमने के बजाय नेता ऊपरी स्तर पर प्रचार करके खुद को जीता हुआ माने बैठे थे, जिसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। इस वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। यह भारतीय जनता पार्टी की शुरुआती रिपोर्ट है जो हमारे सूत्रों ने हमें बताई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भीतरघात से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसके सबूत और गवाही भी अब बाहर आने लगी है। सलेमपुर लोकसभा सीट से चुनाव हारने वाले बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा भीतरघात का आरोप लगा रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए रविंद्र कुशवाहा को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए सरेआम किस तरीके से वो भीतरघात का आरोप लगा रहे हैं। भीतरघात तो मैं सीधा सीधा मैं बोल रहा हूं ना कि अब भीतरघात नहीं कर रही है। ये भीतरघात नहीं था, ये सीधे मुझको हराने का षड्यंत्र था संजय यादव और विजयलक्ष्मी गौतम का। ये दोनों पहले से ही मिले हुए थे और मिल करके ये सब षड्यंत्र करके और मुझको हराने में भूमिका थोड़ी सी किया है, लेकिन कार्यकर्ता हमारे साथ मजबूती के साथ खड़ा था। लोग, भाजपा के लोग खड़े थे, इसलिए मामूली वोट से मैं चुनाव हारा हूं। अगल बगल आप देखिए, बहुत ज्यादा लोगों वोटों से लोग चुनाव हारे हैं। ये तो सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट अगर चुनाव हारता है तो ये मोदी जी की भी हार है, जोगी जी की हार है। उनको कमजोर करने के लिए ये साजिश रची गई। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हारे हुए प्रत्याशियों के आरोप और बीजेपी की शुरुआती रिपोर्ट में भीतरघात, ओवर कॉन्फिडेंस जैसे मुद्दों को हार की बड़ी वजह बताया गया है। लेकिन अभी 2 रिपोर्ट आनी बाकी है। एक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में हार की समीक्षा कर रही 80 नेताओं की स्पेशल टीम तैयार कर ली गई है और दूसरी रिपोर्ट हारे हुए प्रत्याशियों की तरफ से तैयार की जा रही है। इन दोनों में तीनों रिपोर्टों के आधार पर एक फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी का आला कमान इस रिपोर्ट को देखेगा। उसके बाद कई नेता और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई
संभव है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश में जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, यहां तक कि सरकार के कुछ नुमाइंदे हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ बिना किसी पूर्ण बहुमत नहीं मिल सकता। और यही वजह है कि बीजेपी नतीजों से पहले तक 400 का नारा बुलंद कर रही थी, जो लगातार बार बार हमारी टीम आपको दिखा रही थी, लगातार बार बार मैं आपको बता रहा था, वो बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। उत्तर प्रदेश के दो लड़के अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने बीजेपी को 272 के जादुई आंकड़े से पहले रोक लिया और 2014 में उत्तर प्रदेश की 71 सीट जीतने वाली बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 33 सीटें मिली थी। सोचिए आप, और लोकसभा चुनाव में मिली 33 सीटों को विधानसभा सीटों के लिहाज से अगर देखें तो 162 सीटों की बढ़त बन सकती। इसी नतीजों ने बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में टेंशन बढ़ा दी है। भारतीय जनता पार्टी इस हार से बहुत ज्यादा परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार मंथन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हार की वजहों को तलाशने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं, सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। बीजेपी को इस बात से भी टेंशन है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद से चुनाव दर चुनाव लगातार दायरा सिकुड़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए उत्तर प्रदेश के पिछले 3 लोकसभा चुनाव के नतीजों को दिखाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से चुनाव दर चुनाव बीजेपी की सीटें कम होती जा रही हैं, इस ग्राफ को आप समझिए, इस ग्राफ के मायने निकालिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीटें कम हो रही हैं। बीजेपी साल 2014 में लोकसभा चुनाव में 80 में से 71 सीटें जीतने में कामयाब थी, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश में। 5 साल के बाद साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 71 से घटकर 62 पर आ गई और इस तरीके से बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। अब बात 2024 की। 2024 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटें से घटकर 33 सीटों पर पहुंच गई। बीजेपी को इस बार 29 सीटों का घाटा हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान हो रहा है। इसी तरीके से साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सूबे की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 312 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन 5 साल के बाद 2022 के चुनाव में वो सीटें घटकर 255 हो गई। तब बीजेपी को 57 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा और 2 साल पहले साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी राज्य में फिर सरकार बनने में तो कामयाब रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गई। बीजेपी इस चुनाव में सिर्फ 255 सीटें हासिल कर पाई। समाजवादी पार्टी ने 47 सीटों पर बढ़त बनाकर 2022 के विधानसभा चुनाव में 110 सीटों पर समाजवादी पार्टी पहुंच गई और समाजवादी पार्टी को यहीं से बीजेपी को हराने का एक मूल मंत्र भी मिल गया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी के सियासी आधार वाली जातियों पर लोकसभा चुनाव में दांव खेलना कामयाब रहा और बीजेपी समाजवादी पार्टी पर यादव प्रस्ती होने का आरोप लगाकर गैर यादव ओबीसी बिरादरी को जोड़ने में कामयाब रही। लेकिन इस बार अखिलेश यादव गैर यादव ओबीसी की कुर्मी, मौर्य, मल्ला समुदाय पर दांव खेलकर बीजेपी को मात देने में कामयाब रहे। समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने अब पीडीएफ फॉर्मूले पर आगे बढ़ने का फैसला किया है और दावा यह किया जा रहा है कि इस पीडीएफ फॉर्मूले पर दोनों 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का साथ आना बीजेपी के लिए किसी तरीके से बड़े सियासी खतरे का इशारा है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के नतीजे गठबंधन के पीडीएफ फॉर्मूले के साथ उतरने का फैसला 2027 में बीजेपी के लिए नई चुनौती खड़ी कर सकता है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी से इस हार की वजहों को तलाशने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता
कार्यकर्ता, संगठन के जुड़े लोग लगातार इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं और इस हार की वजहों को लगातार तलाश कर रहे हैं। इस हार से क्या भारतीय जनता पार्टी सबक लेगी, वो आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। किस किस पर गाज गिरेगी, वो भी तस्वीर आपके सामने साफ होगी। तो ये थी राष्ट्रीय आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।